Very good morning, class 6 students. Welcome all to your social studies classes. So, we had started studying about history, है ना? हम लोग पिछले क्लास में दैट मीन्स चैप्टर नंबर 10 से हम लोग अब हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं इन योर SST सब्जेक्ट. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू चैप्टर एंड दैट इज चैप्टर नंबर 11. आज हम लोग चैप्टर नंबर 11 शुरू करेंगे. इसका नेम है, क्या नेम है चैप्टर नंबर 11 का? द अर्लीस्ट सोसाइटीज ह्यूमन इवोल्यूशन. अर्लीस्ट सोसाइटीज ह्यूमन इवोल्यूशन. अर्लीस्ट मतलब पुरानी सभ्यता, सोसाइटीज मतलब सभ्यता जो बहुत ही पुरानी. अर्लीस्ट मतलब सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है अर्ली का, मतलब बहुत ही पुरानी सभ्यता के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. ह्यूमन इवोल्यूशन कि कैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, लोगों में बदलाव कैसे आया. इवोल्यूशन मतलब होता है चेंज. Okay, so every one of you should open the book and come to page number 75. सबसे पहले सब लोग पेज नंबर 75 पे आ जाएंगे एंड पेंसिल रबर लेके सब बैठेंगे ताकि अगर कहीं अंडरलाइन करना हो तो इजी पड़े. चलो. ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ कैन बी ट्रेस्ड बैक फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, है ना. हजारों साल पहले से भी हमको पता चल जाता है कि लोग रहते थे दुनिया में, ह्यूमन बींग्स रहते थे. इन द बिगिनिंग मैन वर नॉट सेम एज द मैन ऑफ मॉडर्न टाइम्स. तो आजकल जो मॉडर्न टाइम है ऐसे लोग पहले नहीं हुआ करते थे. दे वर कॉल्ड होमिनिड्स. उन लोगों को हम लोग होमिनिड्स के नाम से जानते हैं. अंडरलाइन दिस. दे लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. ये लोग हजारों साल रहे. स्लोली दे लर्न टू लिव कंफर्टेबली विद देयर एनवायरमेंट. और धीरे धीरे क्या हुआ, मैन इवोल्यूशन जब होना शुरू हुआ तो लोग समझने लगे कि हम लोगों को किस तरीके से कंफर्टेबली मतलब आराम की जिंदगी चाहिए. Homo sapiens is the scientific name given to human beings. It means the thinking man. तो human beings का जो scientific name है वो क्या है? Homo sapiens. Homo sapiens जिसको ये scientific name है for human being. An important change was the ability of the first man-like creature to balance on his feet. सबसे जो इम्पोर्टेंट था उस टाइम पे ह्यूमन बीइंग के लिए वो ये था कि कैसे वो अपने पंजों पे खड़ा हो पाता है. फिर उसके बाद क्या हुआ, ही कुड नाउ स्टैंड एंड वॉक स्ट्रेट. अब वो चलना सीख गया और खड़े होना भी सीख गया. हिज हैंड्स आर नाउ फ्री टू पिक अप एंड थ्रो थिंग्स. अब उसके जो हाथ थे, पहले क्या करता था, देखो आप फोटो में देखो कैसे बना हुआ एवोल्यूशन ऑफ मैन. पहले एक मॉन्की की तरीके से थे ह्यूमन बींग्स. हम लोग पहले मॉन्की की तरह थे. बहुत पुराने जमाने की बात हो रही है, अर्ली सोसाइटीज़ उस दौरान. तो देखो चारों पैर का इस्तेमाल करके चल रहे हैं. तो जब पैर पे खड़ा होना सीख लिया तो हाथों से कुछ भी उठा करके फेंक सकते हैं, ऐसा सीखने लगे. दिस गेव हिम द एडवांटेज ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स बेटर देन होमिनिड्स और एनी अदर क्रिएचर्स. उसके बाद क्या हुआ, तो जो अर्ली जो ह्यूमन बींग्स उसको हम लोग होमिनिड्स के नाम से जानते हैं. इन लोगों ने क्या किया कि अपने आप को इतना तो कर ही लिया कि हाँ थोड़ा सा बेटर पोजिशन आ गई. अब देखो यहाँ पे पढ़ो विस्ता मैन. विस्ता मैन के बारे में क्या लिखा है. Robert Bruce Wood was an European geologist who worked for Geological Survey of India. तो रॉबर्ट ब्रूस वुड ये एक यूरोप के जियोलॉजिस्ट हैं. ये क्या काम करते हैं, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत के सर्वे का ये काम करते हैं. In 1863 he discovered the first prehistoric stone tool in India at Pallavaram near Chennai in तमिलनाडु. इन्होंने क्या किया, 1863 में डिस्कवर किया. क्या डिस्कवर किया, फर्स्ट प्री हिस्टोरिक स्टोन टूल. स्टोन मतलब पत्थर, एक अलग तरीके का पत्थर, उससे एक टूल, एक वेपन बनाया गया था जो उन्होंने डिस्कवर किया. फर्स्ट प्री हिस्टोरिक मतलब कि हिस्ट्री से पहले मतलब BC में, बिफोर क्राइस्ट का जब दौर था. ये आप लोग को क्लास चैप्टर नंबर 10 में हमने से पढ़ा दिया है. अगर नहीं याद है तो फिर से उस वीडियो को देख के रिवाइज कर लेना. He is therefore called the father of Indian prehistoric archaeology. Very important. तो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी किसको हम लोग कहते हैं, रॉबर्ट ब्रूस वुड. वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन.
He is therefore called the father of Indian prehistoric archaeology. Later he discovered many other Paleolithic remains in Karnataka, Gujarat and Andhra Pradesh. फिर क्या हुआ, बाद में इन्होंने डिस्कवरी किया और उसमें क्या मिला, पैलियोलिथिक रिमेन्स जो कि कर्नाटक में था, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। चलो, ग्रेजुअली द साइज ऑफ द ब्रेन इंक्रीज एंड मैन लर्न टू अंडरस्टैंड और अडैप्ट हिमसेल्फ टू द सराउंडिंग्स। अब धीरे धीरे जो ब्रेन का साइज था ना, हमारे ब्रेन का साइज, वो भी अब क्या हुआ, इंक्रीज होना शुरू हो गया। और लोग जो ह्यूमन बींग्स थे उनको ये लगने लगा कि कैसे जो हमारे इन्वायरमेंट है उनके साथ हम फ्रेंडली रहें और कैसे उसमें हम लोग अडेप्ट कर सकें, उसमें हम लोग कैसे रह सकें। In terms of social arrangement also, man evolved gradually from hunter-gatherer to farmer-holder. अब social gatherings मतलब एक ही जगह पर बहुत सारे लोगों को इकट्ठे रहना है, इस social gathering, उसमें भी लोगों को पहले लगा कि हमको हंट करना चाहिए ना, शिकार खेलना चाहिए, फिर उस जानवर से हम अपना पेट भरेंगे। धीरे धीरे फिर जो ह्यूमन बींग्स थे वो जब इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन बींग्स का, तो उन्होंने क्या किया, खेती करना शुरू कर दी और फिर वो होल्डर्स बन गए। होल्डर्स मतलब जो चरवाहे वगैरह, जो कैटल वगैरह को उनका पालन पोषण करते हैं, और फार्मर्स जो कि हमारे किसान भाई हैं। स्लो चेंजेस लेड टू द मॉडर्न दैट इज ही टुडे। इस तरीके से जो धीरे धीरे चेंजेस हुआ ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम मतलब बहुत सालों से, हज़ारों सालों से जो ये चेंजेस आ रहा था, ये धीरे धीरे हुआ और फिर इंसान, आज हम लोग जो मॉडर्न डे ह्यूमन बीइंग हैं आज के, वो हम लोग हैं। विस्टा इमेजिन यू वेंट ऑन टू एक्सर्शन ट्रिप टू अ जंगल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक टाइम पे क्या हुआ, तुम जा रहे हो एक्सर्शन ट्रिप पे जंगल में अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ। ड्यूरिंग दिस ट्रिप यू गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पीपल एंड वैंडर्ड डीप इनटू द जंगल। इस ट्रिप में क्या हुआ, तुम अलग हो गए अपने लोगों के साथ, जो लोगों के साथ तुम गए थे उससे तुम अलग हो गए और जंगल में भटकने लगे। इट टुक 2 days फॉर देम टू फाइंड। 2 दिनों बाद तुम्हारे जो फ्रेंड्स थे, तुम्हारी जो फैमिली थी, उन्होंने तुम्हें ढूंढा। इमेजिन हाउ यू वुड सर्वाइव इन द जंगल फॉर दीज 2 days विदाउट एनी मैप फॉर डायरेक्शंस, फूड टू ईट और शेल्टर ओवर योर हेड। तुम ये सोचो कि ये 2 दिन रहेंगे जो तुम्हारे जंगल में, तुम कैसे जियोगे बिना खाना के, है ना, बिना कहीं रहने के, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हें जाना कहाँ है, जंगल से बाहर कैसे निकलोगे। Write about those 2 days in your notebook, taking into account the life led by early human beings in the wild. तो इस तरीके से तुमको ये पता चल जाएगा कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे, जो ह्यूमन बींग्स थे वो कैसे रहते थे। आज सारे क्लास 6 के बच्चे क्या करेंगे, आप लोग इस चीज़ को इमेजिन करोगे कि आप लोग जंगल में हो, कि आप लोग 2 दिन जंगल में एकदम अकेले हो, है ना, आपको ये भी नहीं पता है कि जंगल से बाहर कैसे जाना है, आपके पास खाना भी नहीं है, आपको रहने के लिए कोई घर भी नहीं वहाँ पे, तो आप लोग कैसे 2 दिन रहोगे। अब इस चीज़ के बारे में एक ऐसे टाइप 5-6 लाइन का आप लोग एक स्टोरी टाइप, ऐसे टाइप लिख करके, हमें पैराग्राफ राइटिंग टाइप लिख करके हमको यहाँ पे कमेंट करोगे। कमेंट में फ़ोटो भी खींच के भेज सकते हो। इसको सारे बच्चे करेंगे क्लास 6 के। चलो अब पढ़ेंगे द स्टोन एज। द स्टोन एज। द लाइफ ऑफ द अर्लीस्ट मैन वॉज वेरी डिफिकल्ट। तो ये बात तो ऑब्वियस बात है ना कि पहले जब इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस नहीं थी तो कितनी ज़िंदगी कठिन हुआ करती होगी, जिसको हम लोग प्री हिस्टोरिक एज के नाम से जानते हैं। लोगों को अभी ये भी नहीं पता था कि कैसे खेती की जाती है, कैसे सब्जियां उगाया जाता है, और इसलिए ये लोग क्या करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पे खाना की तलाश में, पानी की तलाश में और रहने की तलाश में घूमते रहते थे। Archaeological discoveries have made it clear that the prehistoric hunter-gatherer man learned to use stone, wood and bone for his various needs as they were easily available. तो आर्कियोलॉजी के बारे में हमने आप लोगों को पिछले चैप्टर में सब पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। सब लोग वापस देखेंगे अगर नहीं याद है तो, और अदरवाइज आपको इतने अच्छे समझाया गया वो सब याद होना चाहिए। तो आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज ये बताते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक मैन थे, मतलब जो लोग हिस्ट्री से बिफोर, जिनका हम लोग लिखित तौर पर कहीं पर नहीं है, वो लोग क्या करते थे, हंटिंग करते थे और क्या करते थे, स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे और हड्डियों का इस्तेमाल करते थे अपने जीने खाने के लिए। आउट ऑफ दीज टूल्स स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव्ड बेस्ट। और स्टोन टूल्स उस टाइम पे बहुत ही अच्छा काम करती थी। ही डिस्कवर्ड दैट द शार्प एज स्टोन्स वर यूजफुल इन कटिंग एंड चॉपिंग वुड एंड मीट। तो जो शार्प स्टोन्स थे, जो वो पत्थर जो पर शार्प हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल वो लोग वुड
लकड़ी काटने के या फिर मीट को कट करने के लिए, चॉप करने के लिए ना, जैसे हम लोग सब्जियाँ चॉप करते हैं चाकू से, वो लोग क्या करते थे स्टोन्स मतलब पत्थर के जो शार्प पत्थर होते थे उनसे उसको कट करते थे। दिस एरा इज द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बींग्स इज नोन एज द स्टोन एज, इसलिए हम लोग इसको स्टोन एज के नाम से जानते हैं क्योंकि उस टाइम पे स्टोन बहुत ज़्यादा यूज़ में प्रेवलेंट था। इट began more than thousands of years ago and covers the longest period of man's existence on earth, और ये बहुत ही हज़ारों सालों पहले था और इस वजह से हमें ये पता चलता है कि बहुत ही पुरानी सभ्यता के लोग करते थे। Based on the use of stones and tools made with them, Stone Age can be divided into 3 periods. अब Stone Age को हम लोग, क्योंकि ये लंबा है अपने आप में, बड़ा था Stone Age, तो Stone Age को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट वन इज पैलियोलिथिक, सेकेंड इज मेसोलिथिक एंड द थर्ड वन इज नियोलिथिक। पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज कहोगे, दूसरे बीच वाले को मेसोलिथिक एज दैट इज मिडिल स्टोन एज, और थर्ड नियोलिथिक मतलब एन से न्यू और एन से न्यू स्टोन एज दैट इज लास्ट वाला। तो हम लोग न्यू स्टोन एज का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। पहला क्या हो गया आपका पैलियोलिथिक एज, याद होना चाहिए इन असेंडिंग ऑर्डर। पैलियोलिथिक पहले आएगा, फिर मेसोलिथिक, फिर नियोलिथिक। पहले आएगा पैलियोलिथिक। तब देखो ये पुरानी सभ्यता की बात कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली BC बिफोर क्राइस्ट ये होगा 5 lakhs to 10,000 BC। The term Paleolithic is derived from 2 Greek words, paleo meaning old and lithos meaning stone। lithos मतलब stone, paleo means old, तो इस तरह से क्या बन गया Paleolithic मतलब stone age, जो कि old stone age। Sources of an early proof of this stage are the cave paintings, stone implements, जो कि जो स्टोन इम्प्लीमेंट्स जो कि डिस्कवर की गई थी मैनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में। कौन कौन से थे सोर्सेज? केव पेंटिंग्स और स्टोन इम्प्लीमेंट्स। पैलियोलिथिक एज कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 बेसिस। कौन कौन से? लोअर, मिडिल और अपर। तो पैलियोलिथिक को भी हम लोग 3 कैटेगरीज में बांट देंगे। पहला कौन सा है? लोअर पैलियोलिथिक एज, फिर मिडिल पैलियोलिथिक एज और देन अपर पैलियोलिथिक एज। चलो लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या है? दिस पीरियड एक्सपीरियंस्ड आइस कवर ऑन द अर्थ। इस टाइम में पृथ्वी पर क्या होता था? पूरा आइस कवर्ड होता था, दैट मीन्स पूरा स्नो बर्फ जमा होता था। द क्लाइमेट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड। इस दौरान पे जो क्लाइमेट था हमारा बहुत ही ठंड का मौसम, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड था। दिस एज इज नोन एज द आइस एज और प्लेस्टोसीन पीरियड। इसी वजह से इसको हम लोग आइस एज के नाम से भी जानते हैं। ये क्या हो गया? लोअर क्या हो गया? आइस एज के नाम से इसको जानते हैं। मोस्ट कॉमन स्टोन टूल्स इस दौरान जो इस्तेमाल होते थे वो कौन से थे? हैंड एक्सेस। हैंड एक्सेस मतलब जो हम लोग हाथ से यूज करते हैं ना, हो। दे वर मेनली यूज्ड फॉर चॉपिंग ट्रीज को चॉप करने के लिए और हंटिंग एनिमल्स, और शिकार खेलने के लिए काम आते थे। These tools were also called choppers, और इसलिए हम लोग इसको चॉपर्स भी कहते थे, उस दौरान के लोग कहते थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स देखो क्या क्या पुरानी सभ्यता से मिला हमको। ये जो टूल्स हमें कहाँ कहाँ मिली हैं? इन द वैली ऑफ रिवर सोन इन पंजाब, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो रिवर सोन के वैली में मिली है हमको, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में पंजाब में है। अदर बैंक ऑफ रिवर जो कि नर्मदा, मध्य प्रदेश में जो नर्मदा है वहाँ मिला। एज सिमिलर टूल्स वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी हमें मिले। आर्कियोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत अलग अलग तरीके के स्टोन टूल्स को डिस्कवर किया है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में। सच साइट्स आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स, इसीलिए हम लोग उसको फैक्ट्री साइट्स के नाम से जानते हैं। फैक्ट्री साइट मतलब जहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं। हैबिटेशन साइट्स आर द प्लेसेस वेयर दीज पीपल लिव फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। हैबिटेशन साइट्स वो है जहाँ पे ये लोग कुछ दौरान के लिए रहते थे। हैबिटेशन मतलब जहाँ पे हम लोग रहते हैं। हैबिटेट होता है ना हमारा, मतलब जो हमारे सराउंडिंग्स जहाँ पे हम रह रहे हैं। सम टाइम साइट में फंक्शन बोथ एज फैक्ट्री एज वेल एज हैबिटेशन साइट। कुछ साइट ऐसा भी होता है जहाँ पे वो लोग स्टोन बनाते भी थे स्टोन्स और वहाँ पे रहते भी थे, उसको हम लोग हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट के नाम से जानेंगे। अब मिडिल पैलियोलिथिक एज पे आ जाओ।
इस दौरान क्या था मेन टूल्स? स्केपर्स और बोरर्स। अंडरलाइन करो स्केपर्स और बोरर्स को। क्लाइमेट इस दौरान तो अभी भी कोल्ड था, लेकिन इतना ज़्यादा कोल्ड नहीं था जितना कि लोअर पैलियोलिथिक एज में था, इसलिए इसको हम लोग मिडिल फेस ऑफ आइस एज कहते हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स क्या क्या है भाई, कहाँ कहाँ पे मिलती है मिडिल पैलियोलिथिक का प्रूफ? सोन वैली जो कि पंजाब में है, वहाँ पे बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर पे, नर्मदा नदी के बैंक्स पे किनारे हमें पंजाब में सोन वैली पे हमको ये मिलती है। देखो अब टेक्निक्स क्या होते थे उनके स्टोन टूल्स को बनाने के लिए। देखो स्टोन ऑन स्टोन टेक्निक। इन दिस टेक्निक वी held the stone firmly in one hand, with the other hand he held another stone which was used as a hammer to hit the first stone and craft it in the shape of a desired tool। तो क्या करते थे, स्टोन पर इस स्टोन है ये, इसके ऊपर स्टोन रख देते थे और एक आदमी इस स्टोन को पकड़ा और एक आदमी इस स्टोन को, और बीच में कोई भी चीज़ रख देते थे और दोनों को ऐसे खींचते थे, तो क्या होता था, बीच वाली चीज़ें चॉप हो जाती थी। प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक में क्या होता था? In this technique, the core stone was placed on a firm surface and the hammer stone was placed on a bone resting on the cone stone. The flakes removed from the core stone were shaped into tools. Pressure flaking technique में क्या होता था कि जो स्टोन होता था उसको कॉमन सरफेस पे रख देते थे, एक रिजिड सरफेस पे लाइक अर्थ पे रख देते थे, और उसके बाद उसके ऊपर क्या रखते थे, हैमर स्टोन जो था उसको बोन, उस पर फिर एक हड्डी रखते थे और उसके ऊपर हैमर स्टोन रखते थे। द फ्लेक्स रिमूव फ्रॉम द कोन स्टोन वर देन शेप्ड इनटू टूल्स, और फिर जब वहाँ से फ्लेक्स जब हटाए जाते थे तो जो कोर स्टोन रहता था वो टूल्स बन जाता था, मतलब टूल बन जाता था। फ्लिंट नैपिंग। स्पेयर्स वर मेड थ्रू दिस टेक्निक। स्पेयर्स बनाए जाते थे इस टेक्निक से इन अ पर्टिकुलर वे। Early humans used stones to strike a rock in a particular way, causing the flakes to come out। क्या करते थे, पत्थरों को हम लोग घिसते हैं ना आपस में, तो उसमें से क्या निकलती है, चिंगारी। कभी देखे वैसे ऐसे पत्थर घिसोगे तो क्या निकलेगी, चिंगारी निकलेगी। अर्ली मैन यही करते थे, पुरानी सभ्यता के लोग। द शाफ्ट ऑफ द स्पेयर वॉज मेड ऑफ वुड, और शाफ्ट जो होता था जो बीच में उसको घिसते थे वो शाफ्ट होता था वो लकड़ी से बनती थी, लकड़ी से बना होता था। फिर उसमें क्या होता था, this was then fitted into a longer mat shaft of wood, making the entire tool a two-piece construction. This was useful because when the point got stuck in the animal, the fourth shaft could be allowed to fall off. If the animal managed to run away from the hunter with the fourth shaft stuck in its body, the main shaft remained with the hunter। देखो थोड़ा सा टेक्निकल है ये फ्लिंट नैपिंग वाला। देखो अब दोनों पत्थरों को घिसा, बीच में से फ्लेक्स निकले। The shaft of the spear was made of wood। जो शाफ्ट था वो उसको लकड़ी से बनाते थे। This spear point was attached to a short piece of wood known as foreshaft। जो spear का जो point था उसको एक short piece of wood, छोटी सी लकड़ी के टुकड़े से अटैच करके रखते थे, जिसको हम लोग foreshaft के नाम से जानते हैं। This was then fitted into a longer main shaft of wood। और फिर इसका अगर फोटो वगैरह देखोगे तो क्लियर होगा, यहाँ पे दिया नहीं गया है। इसको क्या किया, लॉन्गर जो शाफ्ट था उसमें अटैच कर दिया, और यूजिंग मेकिंग द एंटायर टूल अ टू पीस कंस्ट्रक्शन। और इस तरीके से जो पूरा एंटायर टूल था वो एक दो पीस कंस्ट्रक्शन बन गया, दो पीस कंस्ट्रक्शन को मिलाकर के एंटायर टूल बन गया। दिस वॉज यूजफुल बिकॉज व्हेन द पॉइंट गॉट स्टक इन द एनिमल। ये बहुत ही यूजफुल इसलिए था क्योंकि जो पॉइंट था अगर वो एनिमल में रहेगा तो दूसरा वाला पार्ट था वो हमारे पास रहता था। If the animal managed to run away from the hunter with the four shaft stuck in his body, the main shaft remained with the hunter। मतलब जो मेन शाफ्ट था वो हमारे पास रहता था अगर जानवर भागना चाहता था तो। चलो अपर पैलियोलिथिक एज में आ जाओ। दिस पीरियड अकॉर्ड एट द सेम टाइम एज द फाइनल फेज ऑफ आइस एज। मतलब फाइनल फेज था आइस एज का। क्लाइमेट हैड नॉट येट बिकम वार्म। क्लाइमेट अभी भी गर्म नहीं था। कैरेक्टरिस्टिक्स टूल कौन कौन से थे इस दौरान, ब्लेड्स और बरेंस। देखो अभी यहाँ पे फोटो दिया गया ब्लेड्स और बरेंस का। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में कहाँ कहाँ पे आपको ये मिलते हैं, छोटा नागपुर प्लेटियो जो कि झारखंड में है, वहाँ पे भोपाल में, मध्य प्रदेश में। चलो अब पैलियोलिथिक के कल्चर के बारे में हम लोग जानेंगे कि उस टाइम पे लोगों की लाइफ स्टाइल क्या थी, कैसे रहते थे लोग, है ना। द नॉलेज अबाउट द कल्चर ऑफ पैलियोलिथिक मैन वॉज बेस्ड मेनली ऑन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। अब आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से ही हमें पता चलेगा। दिस इंक्लूड्स स्केलेटन रिमेन्स ऑफ मैन एंड एनिमल्स। अब ये जो स्केलेटन रिमेन्स मतलब जो हड्डियों का जो रिमेन्स है, हड्डियों का जो बचा कुचा फॉसिल्स है मैन का उस दौरान, एनिमल्स का, इससे हम लोग को पता लगा पाते हैं।
थिंग्स मेड बाय द प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन मीन्स ओल्ड मैन, वो लोग जो बनाते थे। उनकी पेंटिंग्स जो हमें पत्थर वगैरह पे देखने को मिल जाएंगी, है ना, रॉक्स वगैरह पे देखने को मिल जाएंगी, केव वॉल्स पे देखने को मिल जाएंगी। The views about the life of the primitive man can be confirmed by observing the tribal groups of the Todas in the Nilgiri Hills and the Ons in the Jarawas in the Andaman Islands। जो प्रिमिटिव मैन, जो पुराने सभ्यता के लोग करते थे, वो हम लोग कहाँ से देख के समझ सकते हैं? जो ट्राइबल ग्रुप अभी भी जो कि नीलगिरी हिल्स में है। नीलगिरी हिल्स में कौन से ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं अभी? तोदास और ओंज जरवास जो हैं अंडमान आइलैंड्स में रहते हैं। तो उनको देख करके हम पुरानी सभ्यता के लोगों के बारे में अभी भी जान सकते हैं। इसी के साथ हम लोग ये पार्ट आपका इस क्लास का ख़त्म करते हैं। अभी इस चैप्टर में बहुत कुछ बचा है, इसको हम लोग सेकेंड पार्ट में ख़त्म करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।